हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हमने बायोलॉजी के जो पार्ट कवर किए थे वो थे पाचन तंत्र। ठीक है, उसको भी हमने डिफरेंट टाइप्स से डिवाइड करके बहुत ही अच्छे से समझ लिया था। आई होप अब वो आपके लिए बहुत यूज़फुल रही होगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो आज शुरू करते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है श्वसन तंत्र। ठीक है, हम रेस्पिरेशन की बात करेंगे कि श्वसन क्या होता है। हमने भी इसको भी डिवाइड करके पढ़ा है और यह भी आपके लिए यूज़फुल रहने वाला है, वो चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो। अगर आप बायोलॉजी उठाते तो आपको पढ़ने को बहुत कुछ मिलता है। आप बायोलॉजी की बुक उठा के लीजिए, उधर बहुत सारा मटेरियल है। ठीक है, लेकिन उतना सारा नहीं पढ़ना है। मैं आपके लिए बहुत ही चुन के बहुत ही मतलब सेलेक्टेड टॉपिक आपके लिए लेके आ रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही यूज़फुल हो सकते हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ उन्हीं को पढ़ेंगे जो हमारे लिए हेल्पफुल हो। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस तैयारी के लिए ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। उत्तराखंड ट्रिपल एससी और यूकेपीएससी और उत्तराखंड बीएड और डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहें, आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आपको बाकी की सब्जेक्ट्स की भी तैयारी टाइम टू टाइम कराती जाए। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। बायोलॉजी में जो श्वसन तंत्र होता है ना, श्वसन क्या होता है? ऑक्सीजन जो भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करती है। मेनली जब हम श्वसन की बात करते हैं तो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, यानी कि हम सांस जब लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये पहली दृष्टि में हमारे लिए श्वसन का रियल मीनिंग है। ठीक है, अगर हम कहेंगे रेस्पिरेशन क्या है तो हम बात यही करते हैं कि श्वसन वह है जिसमें हम सांस लेते हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं, वह श्वसन है। ठीक है, और कौन सी गैस लेते हैं कहते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यह है श्वसन। ठीक है, लेकिन अगर हम श्वसन की प्रॉपर मीनिंग की बात करें तो ऑक्सीजन भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करती है। ठीक है, अर्थात उसको विघटन करती है किसमें? ऊर्जा में। ठीक है, यानी कि भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण कर ऊर्जा उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। हम ऊर्जा ग्रहण करने के लिए क्या करते हैं? खाना खाते हैं। हम खाना खाते हैं और उस खाने को ऑक्सीजन क्या करती है? ऑक्सीकरण करती है, उस खाने को तोड़ देती है। किस में तोड़ देती है? ऊर्जा में तोड़ देती है। ठीक है, जिससे हमें क्या मिलती है? काम करने की एनर्जी मिलती है। ठीक है, एग्जाम्पल को देखें, C6H12O6। ठीक है, मेनली ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे खाद्य पदार्थ से हमें क्या मिलती है? ताकत मिलती है, तो ग्लूकोज है। ठीक है, जो खाद्य पदार्थ का जो फार्मूला है यहाँ पे C6H12O6 है। जब हम इसकी O2 से रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, जिसे हम शरीर से बाहर फेंकते हैं। हमें जल प्राप्त होता है और हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, ऊर्जा हमें कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सांस लेने से लेकर हमारे शरीर में ऊर्जा बनने तक की प्रक्रिया को 3 भाग में बांट सकते हैं। ठीक है, पहला है बाह्य श्वसन, दूसरा है गैसों का शरीर में परिवहन, तीसरा है आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन की बात करें तो बाह्य श्वसन में मेनली हम 2 चीज़ करते हैं। सांस अंदर लेते हैं जिसमें हम O2 को लेते हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं जिसमें हम CO2 को छोड़ते हैं। ठीक है, फिर आता है गैसों का शरीर में परिवहन, यानी कि शरीर के अंदर गैसें प्रवाह कैसे होती है? ऊर्जा तो मिलती है लेकिन वो गैस शरीर के अंदर जाती कैसे है? प्रवाह कैसे होती है? फिर आता है आंतरिक श्वसन, की अंदर किस टाइप का श्वसन होता है। ठीक है, आज हम इस चीज़ को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। यह पॉइंट जो है श्वसन तंत्र है, ये एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कभी कभी तो सीधे पूछ लेगा, जब ऊर्जा का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या मुक्त होती है? मुक्ति क्या होती है? ऊर्जा। अभी हमने पढ़ा ना, C6H12O6 को जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं, O2 के साथ रिएक्ट करते हैं, विघटित करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि खाद्य पदार्थों का जब हम विघटन करते हैं शरीर में तो क्या मुक्त होती है? तो ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन में क्या होता है? प्राणियों व वातावरण के बीच में श्वसन गैसों का आदान प्रदान बाह्य श्वसन कहलाता है। ठीक है, जो प्राणी जगत है जैसे हम लोग हैं और वातावरण के बीच, यानी कि पेड़ पौधों से हमें क्या मिल रही है? ऑक्सीजन मिल रही है। तो इन दोनों के बीच में जो श्वसन गैसों का आदान प्रदान है, हम भी तो पेड़ पौधों को CO2 देते हैं। जो CO2 हम बना रहे हैं उस चीज़ को जब हम छोड़ते हैं तो पेड़ पौधे तो ग्रहण करते हैं। तो हम दोनों के बीच में आदान प्रदान जो होता है वो कहलाता है बाह्य श्वसन। ठीक है, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? निःश्वसन। माना यहाँ पे कोई इंसान है, ठीक है, ये इंसान की शरीर है,
इसने सांस ली, अंदर यहाँ लम्स में वो सांस गई, तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी निःश्वसन। ठीक है, और यही सांस अगर वो बाहर फेंके, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, उच्छ्वास। ठीक है, बाहर फेंकते समय हम क्या फेंकते हैं, CO2 फेंकते हैं, तो CO2 को बाहर धकेलना क्या कहलाता है, उच्छ्वास कहलाता है, एक्सपीरेशन कहलाता है। और O2 को अंदर लेना क्या कहलाता है, निःश्वसन कहलाता है, इंस्पिरेशन कहलाता है। ठीक है, एक बार नज़र डाल लेते हैं वातावरण में। हम देखते हैं ना गैसों की मात्रा क्या है, तो वातावरण में क्या है, 78% क्या है, नाइट्रोजन है, 20% क्या है, O2 है, CO2 कितना है, 0.03% है, और जल वाष्प कितना है, 0.05% है। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, श्वसन क्रिया के जिस समय श्वसन करते हैं हम, उस समय क्या होता है, नाइट्रोजन तो पूरी उतनी रहती है 78%। ठीक है, ऑक्सीजन घट जाती है 16% में आ जाती है, CO2 बढ़ जाती है 4% में, एंड जल वाष्प बढ़ जाता है 6.5% में। क्वेश्चन ये पूछता है कि श्वसन प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस बढ़ जाती है या फिर कौन सी गैस घट जाती है। ठीक है, ऑप्शन में ऑक्सीजन भी हो सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी। आपको ध्यान देना है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है और ऑक्सीजन की मात्रा घटती है। या ये भी पूछ सकता है कि श्वसन के समय हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, तो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, 16% ओनली। ठीक है, जो O2 और CO2 में जो परिवर्तन हो रहा है ना, मेन कॉज ये है, O2 और CO2 में जब परिवर्तन होता है तो किसके कारण होता है, वो होता है प्रेशर डिफरेंस के कारण। ठीक है, दाब के अंतर के कारण, क्योंकि O2 का दाब अलग होता है और CO2 का दाब अलग होता है, इससे O2 जो है CO2 में कन्वर्ट होती है। ठीक है, यहाँ पे एक दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना कि श्वसन प्रक्रिया का नियंत्रण कहाँ होता है। ठीक है, श्वसन प्रक्रिया का नियंत्रण हमारे मस्तिष्क में उपस्थित मेडुला ऑब्लिगेटा से होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना कि श्वसन प्रक्रिया का नियंत्रण कहाँ होता है। श्वसन प्रक्रिया का नियंत्रण होता है मेडुला ऑब्लिगेटा में। ठीक है, फिर आता है श्वसन में मनुष्य की सांस लेने की दर कितनी होती है, तो वो होती है 12 से 15 बार प्रति मिनट। ठीक है, यानी कि 12 से 15 बार हम क्या लेते हैं, सांस लेते हैं 1 मिनट में। ठीक है, नेक्स्ट, गैसों का शरीर में परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। देखो, O2 और CO2 को हम शरीर में ले तो गए और बाहर भी निकाला, तो वो होता कैसे है, शरीर के अंदर ये काम कैसे करता है। ठीक है, O2 और CO2 का लंग्स से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचना व वापस फेफड़ों तक आने की प्रक्रिया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस कहलाती है। ठीक है, ऑक्सीजन फेफड़े तक गई और फेफड़े के बाद CO2 बाहर आई, ये क्या कहलाती है, गैसों का ट्रांसपोर्टेशन कहलाती है। श्वसन गैसों को शरीर में ट्रांसफ़र करने का काम ब्लड करता है। ठीक है, यानी कि जो रक्त है वह श्वसन जो गैस है उनको हमारे शरीर में जो परिसंचरण करने का कार्य करता है वो करता है ब्लड करता है, रक्त करता है। O2 का परिवहन रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, जो ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है रक्त में, वो किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो रक्त में पाया जाता है। इसके केंद्र में लौह परमाणु की उपस्थिति होती है। ठीक है, देखो, जब ये O2 जो है, ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से मिलती है ना, तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन में आते हैं। ठीक है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं, जो क्या करता है, हमारी शरीर में जाके O2 को बाद में अलग कर देता है और ऊर्जा मुक्त कर देता है। ठीक है, फिर आता है आंतरिक श्वसन। आई होप इतना समझ में आ गया होगा ना। गैसों का शरीर में परिवहन की बात करते हैं तो O2 CO2 फेफड़े तक जाती है और फेफड़े से वापस आती है। ठीक है, पूरे शरीर में O2 को ले जाने का कार्य कौन करता है, रक्त करता है। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण ही O2 जो है पूरे शरीर तक परिसंचरण कर पाती है। और हीमोग्लोबिन क्या है, यह एक प्रकार का प्रोटीन है जो रक्त में पाया जाता है। इससे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, रक्त में वह कौन सा पदार्थ है जिसके कारण ऑक्सीजन का परिसंचरण होता है, तो वह है हीमोग्लोबिन। ठीक है, या ये पूछा जाएगा कि शरीर में ऑक्सीजन के परिसंचरण के लिए उत्तरदायी है, वहाँ पे हीमोग्लोबिन ऑप्शन होगा, तो आपको हीमोग्लोबिन पे टिक करना है। ठीक है, फिर बात आती है आंतरिक श्वसन की। इसमें गैसों का एक्सचेंज कोशिकाओं में होता है। ठीक है, यानी कि O2 और CO2 में जो एक्सचेंज होता है ना, वो कहाँ होता है, कोशिकाओं में। इंटरनल श्वसन की जब हम बात करते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन की बात करते हैं, आंतरिक श्वसन की, तो वहाँ जो CO2 और O2 में जो एक्सचेंज होता है ना, वो कोशिकाओं में होता है। ठीक है, यानी कि सेल्स में होता है। कोशिका द्रव व माइटोकॉन्ड्रिया में यह प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है,
कोशिकाओं में क्या होता है, कोशिकाओं में कोशिका द्रव भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। यहाँ पे आपको फोटो दिखाता हूँ, जैसे केंद्रक है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, गोल्गी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, कोशिका झिल्ली है, कोशिका द्रव है। तो जो O2 और CO2 का जो एक्सचेंज होता है ना, वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव्य में क्या होता है, O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आंतरिक श्वसन को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक है अनॉक्सी श्वसन, एक है ऑक्सी श्वसन। एनॉक्सी श्वसन को इंग्लिश में बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन और ऑक्सी श्वसन को बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अनॉक्सी श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति नहीं होती है। ठीक है, और यह प्रक्रिया कहाँ पूर्ण होती है, कोशिका द्रव्य में। अभी हमने बात की थी ना, जो आंतरिक श्वसन होता है वो कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होता है। जो अनॉक्सी श्वसन है वो कोशिका द्रव्य में पूर्ण होती है, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, कोशिका द्रव्य को। ठीक है, इसमें ग्लूकोज का आंशिक विघटन होता है। समझ में आ रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है तो ग्लूकोज का आंशिक विघटन ही तो होगा, यानी कि C6H12O6 का जब विघटन होता है तो ये पायरुविक अम्ल में टूटता है और दूसरा 2 ATP ऊर्जा में। अब आप पूछेंगे 2 ATP ऊर्जा क्या है, पायरुविक अम्ल तो ठीक है, इसमें तो अम्ल दिख रहा है, ये क्या है, एसिड है। 2 ATP ऊर्जा क्या है, देखो जैसे रुपया होता है ना, रुपये का हम फॉर्म क्या देखते हैं, कागज़ के और कॉइन्स के रूप में रुपया होता है। वैसे ही जो इन मानव शरीर है उसमें ऊर्जा को जब कैलकुलेट करते हैं तो ATP में करते हैं, 2 ATP ऊर्जा। ठीक है, और इस प्रक्रिया को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। जब एनॉक्सी श्वसन होता है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति कम होती है और क्या बोलते हैं, ग्लूकोज का आंशिक विघटन होता है, तो हमें 2 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है। वहीं ऑक्सी श्वसन में क्या होता है, O2 की उपस्थिति होती है और ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीडेशन होता है, पूर्ण विघटन होता है। ठीक है, यह प्रक्रिया कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। पहली जो अनॉक्सी श्वसन थी वो कोशिका द्रव्य में और ऑक्सी श्वसन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में। C6H12O6 जो हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, उसको जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं, O2 के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो हमें CO2 प्राप्त CO2 बनता हुआ दिखता है, H2O बनता हुआ दिखता है और 36 ATP ऊर्जा रिलीज होती है। कितनी, 36 ATP ऊर्जा। ठीक है, अब देखो इधर पे आप गौर करो कि पूरे श्वसन के दौरान हमने कितनी ऊर्जा जनरेट की। हमने 2 ATP पहले की थी जब हमारे पास ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं थी, यानी कि जो प्रक्रिया हमारे कोशिका द्रव्य में हो रही थी, जिसे हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, वहाँ पे हमें 2 ATP मिली। और जब ऑक्सीजन की उपस्थिति मिली, वो जो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रक्रिया संपन्न हुई, इसमें से हमें 36 मिली। तो टोटल कितनी हो गई, 38, यानी कि 38 ऊर्जा, 38 ATP ऊर्जा का क्या होता है, ऊर्जा जो है बनती है। हमारे शरीर को एक ग्लूकोज का विघटन करने पे 38 ATP की ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, केप्स चक्र भी कहा जाता है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे श्वसन तंत्र से। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे, आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट कर देना। आगे भी जो आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं, जो क्लियर करने हैं, वो भी बता देना। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी बात की टेंशन नहीं है, इससे बाहर नहीं पूछता है। IAS PCS के बात अलग है, क्योंकि उधर डीप नॉलेज चाहिए होती है। बाकी कोई भी ग्रुप C, ग्रुप D, ग्रुप B तक के कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ आप इस वीडियो का यूज़ उठा सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और इस टॉपिक को क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट ही आपको जल्दी नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए थैंक यू।